हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए थ्योरी का, एक नए लॉन्ग क्वेश्चन का, जो कि हमेशा क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है। ये है थ्योरी का नाम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले भी बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया गया है। यदि उस लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं देखें तो हमारा VBI लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्लास 12 का, वो प्लेलिस्ट में जरूर जा करके एक एक करके वीडियो देखिएगा, ताकि आपके क्लास 12 का तैयारी अच्छा से हो जाए। तो चलिए हम इस लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस तरह से थ्योरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाबू, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसके कारण? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण। हम लोग विद्युत द्विध्रुव हम लोग क्या करते हैं बाबू, पहले बना लेते हैं। देखिए, हम लोग ये ए और बी है, जिसका केंद्र बिंदु जो है वो ए है, ओ है। ये सेंटर पॉइंट ओ है, इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जो लेंथ होता है सेंटर पॉइंट ओ से, ये हम स्मॉल एल कर लेते हैं, ये भी स्मॉल एल कर लेते हैं। जैसे कि जानते हैं कि ए बी द्विध्रुव है, ए बी द्विध्रुव है जिस पर एक तरफ माइनस क्यू आवेश और दूसरे तरफ प्लस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी जो बाबू है वो 2l है। l प्लस एल, ये 2l हो जाएगा, और सेंटर पॉइंट ओ है। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब हुआ कि इससे स्मॉल r दूरी पर कोई सपोज दैट p बिंदु है। क्या है? कोई हम p बिंदु ले लेते हैं। अब इस p बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस स्मॉल r दूरी पर o से p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, a को p से मिला लेते हैं और p को b से मिला लेते हैं। तो एक बार क्या होगा बाबू, माइनस क्यू आवेश p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात उत्पन्न करेगा। एक बार ये हमारा प्लस क्यू आवेश p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर तीन टाइप के फिगर बनेंगे। तो हम आपको तीनों टाइप के फिगर समझाएंगे, उसमें से कोई एक फिगर जो आपको सुविधा लगे वो आप डायग्राम में बना सकते हैं। देखिए, माइनस क्यू आवेश जब इधर P बिंदु पर लगाएगा तो ये हमारा E1 वेक्टर हो जाएगा, और ये हम इसको इधर की ओर कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा E2 वेक्टर। ये अगर थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, तो ये थीटा थीटा मिल करके ये एक्सटीरियर एंगल बनाएगा 2 थीटा। ये बाबू वहीं से कोण हो जाएगा, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। अब जब किसी बिंदु P पर अगर हम देखते हैं कि अगर मान लिया कि P बिंदु पर बाबू विद्युत क्षेत्र दो उत्पन्न हो रहे हैं, एक E1 और E2, ये E1 और E2, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर दिए, ये हमारा E वेक्टर हो गया है। तो हम E वेक्टर का मान निकाल सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। ये भी डायग्राम बना सकते हैं। अगर ये आपको अगर नहीं बनाना है तो ये वाला डायग्राम आप इधर भी कर सकते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम डायग्राम बाबू दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये P बिंदु पर जो इधर की ओर किए हैं, तो ये वाला आप इधर भी कर सकते हैं। ये हम दूसरे की तरफ बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर इस प्लस क्यू आवेश का अगर डायग्राम हम इधर की ओर ले आते हैं, अगर E वेक्टर कर लेते हैं, ये E2 वेक्टर, तो ये बाबू बन जाएगा क्या, E1 वेक्टर। तो फिर ये थीटा थीटा ये मिलकर के क्या बन जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा। तो फिर इसको हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए E वेक्टर हमको करना होगा, तो ये मिला देते हैं। तो या तो आप इधर बनाइए, या तो आप इधर बनाइए, या फिर आप बाबू हम ऊपर भी बना सकते हैं। ये ऊपर बना सकते हैं इस तरह से, हम इधर भी बना सकते हैं इस तरह से। ये हमारा ये पूरा जो होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, वो E वेक्टर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप डायग्राम इधर बनाइए या इधर बनाइए या ऊपर बनाइए, तीनों का मतलब एक ही है। तो हम एक डायग्राम को रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम सबको मिटा देते हैं, सिर्फ एक को रखते हैं।
ये एक को रख लेते हैं एक तरफ, ये हमारा P पॉइंट हो गया और ये हमारा ये E1 वेक्टर हो गया और ये बाबू E वेक्टर। हम एक ये डायग्राम छोड़ दिए, अब इसी डायग्राम से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए AP का अगर हमको लेंथ निकालना होगा तो बाबू ये L है और ये L है और ये R है और ये परपेंडिकुलर है। तो बाबू ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर कर्ण निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। जितना AP का डिस्टेंस होगा उतना हमारा BP का भी डिस्टेंस होगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। ये डायग्राम हो गया। तो AP का डिस्टेंस हमने दिखा दिया, BP का डिस्टेंस दिखा दिया। अब हमें P पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग डायग्राम के बारे में 2-4 लाइन लिख लेते हैं। माना AB विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव है जिस पर आवेश -q तथा +q आवेश है। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब भी डायग्राम बनाते हैं डायग्राम के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, और जब लिख लेते हैं तो बाबू एक एक करके हम लोग निकालते हैं। एक बार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जिस तरह से एक्सियल लाइन में किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र बाबू हम E1 निकालेंगे। E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये -q और बाई यहाँ से यहाँ का स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 खत्म हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी दिशा लिख लेते हैं बाबू ना, किसकी ओर, AP दिशा की ओर, AP दिशा की ओर। तो ये तो हमारा क्या है, वेक्टर के रूप में, इसको मैग्नीट्यूड के रूप में इस तरह से करते हैं। इसलिए मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा मॉड हो गया। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण हो गया। जब भी मॉड लगाते हैं ये नेगेटिव जो वैल्यू होता है वो हट जाता है। इसी तरह से बाबू +q आवेश के कारण निकालेंगे। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिख सकते हैं। E2 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और ये BP दिशा की ओर, BP दिशा की ओर लिख सकते हैं, दिशा की ओर।
और मॉड हटाएंगे, ये वेक्टर हटाएंगे तो मॉड ऑफ E2 बराबर ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये भी मैग्नीट्यूड के रूप में हो गया। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मान लिया 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम देख रहे हैं बाबू क्या, मॉड ऑफ E1 वेक्टर बराबर मॉड ऑफ E2 वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये यहाँ पर दोनों का वैल्यू बराबर है, हम लिख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों मिल करके एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज के सदिश योग का नियम लागू करेंगे। आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, जब दो वेक्टर इस तरह से समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तो समानांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम लागू करके ई का मान हमको ज्ञात करना होता है। तो बाबू लिखेंगे क्या यहाँ पर, चूंकि E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर दोनों मिलकर एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। अतः समानांतर चतुर्भुज के सदिश योग के नियम से समानांतर चतुर्भुज के सदिश योग के नियम से आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कॉस, यहाँ पर बाबू 2 थीटा है तो 2 थीटा कर लेते हैं। वैसे आप कॉस थीटा पढ़े होंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है इसलिए 2 थीटा कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं E1 जो है वो E2 के बराबर है, इसलिए बाबू E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस जहां पर E2 है वहां पर E1 लिख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस ये E1 हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर और ये cos 2 थीटा हो जाएगा। बाबू हम क्या करते हैं, E1 ऐड करते हैं तो बाबू E1 2E1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि E बराबर इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। ये देख रहे हैं 2E1 का स्क्वायर कॉमन है तो हम कर लेते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा बाबू cos 2 थीटा। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बाबू 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका वैल्यू E इज इक्वल टू अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। बाबू हम क्या कर सकते हैं, 2 या 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 और E1 का स्क्वायर करेंगे तो E1 और cos स्क्वायर का करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख लेते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 का वैल्यू हम ऊपर किए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ये था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ये हमारा E1 का वैल्यू हो गया। कॉस थीटा, अब फॉर्मूला हमको निकालना है कॉस थीटा। तो बाबू इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कॉस थीटा निकालना होगा इसमें, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा एल है और हाइपोटेनस जो है वो हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। आप जानते हैं आधार बाई कर्ण होता है, तो हमारा आधार एल हो गया और कर्ण हमारा ये, तो कॉस थीटा के जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देखिए लिखेंगे बाबू इसके जगह पर एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम सजा लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और 2 को एल के साथ ले जाते हैं तो ये हो जाता है 2l बाई, बाबू इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2। जब बेस बराबर होते हैं और ये गुणा में होते हैं तो पावर जुट जाता है, तो हम जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और 1 में 1 प्लस 1 में अगर 1/2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3/2। बहुत सारे बच्चों को जोड़ नहीं आता है तो इस तरह से जोड़ लेते हैं 1 प्लस 1/2, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो बाबू ये हो जाएगा 3/2। इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। आप जानते हैं P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो बाबू हम क्या करते हैं Q इंटू 2L के जगह पे P वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। इस तरह से ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, इंड ऑन पोजीशन पे है, ये हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर है, निरक्षीय स्थिति पर है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पर स्पेशल केसेस की बात करते हैं, स्पेशल केसेस की बात करते हैं बाबू, तो देखिए इफ R इज ग्रेटर देन L देन, यदि R का वैल्यू जो होता है अगर बड़ा हो L से, तब बाबू L को हम छोड़ देते हैं, तो हम L को छोड़ेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई, अब L को छोड़ेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, तो R का पावर क्या बचेगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो आपको प्रूफ हो गया। लेकिन एक चीज स्पेशल नोट आपको बताएंगे, इस नोट को आप ध्यान से समझ लीजिए, यह स्पेशल नोट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ई एक्सियल होता है, ई एक्सियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन जो होता है बाबू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है। क्या होता है बाबू, ई एक्सियल इज इक्वल टू होता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन होता है। मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं ई अक्षीय बराबर 2 गुणे ई निरक्षीय, याद रखिएगा ई निरक्षीय। मतलब अगर आपको अक्षीय पता होगा तो निरक्षीय ज्ञात कर सकते हैं, और निरक्षीय पता होगा तो अक्षीय ज्ञात कर सकते हैं। अगर सपोज दैट निरक्षीय हमको पता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा ई अक्षीय। अगर आपको ई अक्षीय अगर पता हो तो हम 2 से भागा कर देंगे तो ई निरक्षीय हो जाएगा। देखिए इस तरह से ई इक्वेटोरियल अगर हमको निकालना है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, ई एक्सियल और बाई 2 कर लेते हैं। मतलब ई निरक्षीय अगर हमको निकालना है, ई निरक्षीय निकालना है तो ई अक्षीय बटा में 2 कर लेते हैं। ये आप दिमाग में रखिएगा बाबू, ये फार्मूला याद रखिएगा। इस थ्योरी से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, या इससे कर लेते हैं, या इसके ऊपर
है जो बताए हैं बिना स्पेशल केस का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में आसान होता है। ये थ्योरी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम थ्योरी बताए हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके क्लास 12 के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरी आपको बताएंगे। वो प्लेलिस्ट में एक एक करके जरूर देखिएगा और अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन का तैयारी जरूर अच्छे से करिए। आप एग्जाम में हमेशा टॉप करिए, ये मेरी शुभकामनाएं है। और हमसे आप उम्मीदें हैं आपसे कि एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, ताकि हम लाइक करते हैं वीडियो को, शेयर करते हैं तो हमारे जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, और जब मनोबल टीचर का बढ़ता है तो श्योर है कि स्टूडेंट के लिए टीचर बहुत कुछ करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए थ्योरी में, नए लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।